एलआईसी के शेयर और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तेजी मंदी के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अनमोल दास जी। अनमोल सर, आप मनी 9 पर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे रूबरू होने का पहली बार मौका मिला है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका मनी 9 पर। थैंक यू संदीप जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। आज हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें हम जो फोकस है हमारा पूरा एलआईसी के ऊपर है। हमने देखा है कि मई में एलआईसी की निराशाजनक लिस्टिंग के बाद पहली बार निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 11 गुना के आसपास बढ़ा है। सर, आपने कैसे रीड किया है कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को? जी हाँ, रिजल्ट्स जो आए हैं एलआईसी के ये काफ़ी बेहतर आए हैं और एक्चुअली निवेशक भी इसी किस्म का रिजल्ट वेट कर रहे थे, बिकॉज एक एलआईसी एक बहुत बड़ी प्लेयर है इंश्योरेंस के बिजनेस में। और अगर हम न्यू बिजनेस वगैरह की बात करें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स में अक्टूबर तक के जो डेटा आए हैं इसमें भी एलआईसी ने अराउंड 34.7% का ग्रोथ दिया है। और साथ में ही कंपेयर करें अगर उसे दूसरे जो लिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, मैक्स एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो इस कंपैरिजन में एलआईसी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और अगर हम देखें कि अगर इसी तरह से एलआईसी इस साल के सेकेंड हाफ में भी ग्रो कर सकता है, बिकॉज सेकेंड हाफ स्पेशली द क्वार्टर फोर जो होता है वो जनरली इंश्योरेंस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और अराउंड 40% तक की बिजनेस इंश्योरेंस कंपनीज को आती है। तो उस हिसाब से एलआईसी इस साल अच्छा ग्रो करने की उम्मीद रखते हैं। ओके, तो ये जो नंबर्स आए थे दूसरी तिमाही के 11 गुना के आसपास मुनाफा बढ़ा था, वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है जो दूसरी तिमाही है, साल का जो दूसरा हाफ है, उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। क्योंकि चौथी तिमाही में वैसे भी हम देखते हैं कि कुछ टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो इनके प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो उस लिहाज से जो अच्छे नंबर्स आए हैं, अनमोल जी हमें बता रहे हैं कि वो आने वाली तिमाहियों में भी, आने वाली जो 2 तिमाही है इस वित्त वर्ष की, उसमें भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। सर, ये जो एक बड़ा मुनाफे में जंप आया है उसके पीछे कुछ एनालिस्ट बता रहे हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव हुआ है वो भी एक मेजर रीजन है जिस वजह से मुनाफे में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। माना जा रहा है कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कंपनी एक बड़े डिविडेंड या तो फिर एक बोनस शेयर की भी घोषणा कर सकती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? क्या आपको भी लगता है कि डिविडेंड को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या क्वांटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड की जहां तक बात है? जी हाँ, देखिए जहाँ तक हम समझते हैं बोनस शेयर्स तो कोई हम उम्मीद नहीं रखते, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें 96.5% की स्टेक रखे हुए है और इसे वो डायलूट ही करेगी ऊंचे दामों पर। और बोनस शेयर निकालने का कोई खास अलग रीजन नहीं होना चाहिए। ओके। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो हम कम से कम अराउंड ₹2.5 से ऊपर का ही डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं इस साल के लिए। ठीक है, तो कोई बोनस बड़ा आएगा ऐसी तो उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की 95% के आसपास की हिस्सेदारी ऑलरेडी है। तो सरकार चाहेगी कि अपना हिस्सा घटाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आ सकती है, बजाय इसके कि कोई बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हो। लेकिन हाँ, डिविडेंड की जहाँ तक बात है तो अनमोल जी हमें बता रहे हैं कि कम से कम ₹2.5 के आसपास का जो डिविडेंड है उस कंपनी की ओर से कहीं ना कहीं उसकी घोषणा देखने को मिल सकती है। सर, वित्त वर्ष 2023 में अब तक यानी पहली छमाही में एलआईसी ने निजी इंश्योरेंस कंपनियों से न्यू बिजनेस प्रीमियम का लगभग 4.5% के आसपास मार्केट शेयर गेन किया है। आप भी अभी बता रहे थे कि इनके जो मार्जिन हैं वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। और ये जो नंबर्स आए हैं जिसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, नतीजों के बाद कुछ ब्रोकर्स का इस कंपनी को लेकर भरोसा बढ़ा भी है। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो पिछले 1 साल से 5.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास स्थिर है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लिंगर ऑन करती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर एक निवेशक को स्टॉक में क्या करना चाहिए? अगर वो आईपीओ के समय से निवेशित है, और दूसरा अगर वो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है कि कहाँ 949 रुपए के आसपास का शेयर था, वो गिरकर अब 600 साढ़े 600 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो दोनों तरह के जो निवेशक हैं, जो आईपीओ के टाइम से निवेशित हैं उसके लिए भी, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है, दोनों के लिहाज से अपना व्यू बताइए। जी, तो ऐसा है कि अगर आप एम्बेडेड वैल्यू की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि हाँ, ये 5.4 लाख करोड़ जो है इसके आसपास ही घूम रहा है। और इसकी वजह जो है वो है कि जो न्यू बिजनेस प्रीमियम का अगर हम मिक्स देखते हैं तो उसमें ग्रुप इंश्योरेंस और नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है, तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस यानी कि जो प्रोटेक्शन बिजनेस है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए,
तो LIC इस वाले अपने जो मिक्स है अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम में, उसमें अराउंड 10% से भी कम का मिक्स है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस का। और अगर हम कंपेयर करें इसे दूसरे जो लिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइक HDFC लाइफ को ले लें या ICICI प्रू वगैरह, तो इनकी अराउंड 1/3 ऑफ द बिजनेस, और किसी का अराउंड ICICI का अराउंड 25% बिजनेस वो प्रोटेक्शन बिजनेस से आता है। तो इसकी वजह से इन्हें साल दर साल हमने देखा है कि एम्बेडेड वैल्यू इन कंपनीज का काफी तेजी से ग्रो होता गया है। और इसी वजह से निवेशकों को थोड़ी सी निराशा हो रही है LIC के कंपैरिजन में कि इसके एम्बेडेड वैल्यू में वो इंक्रीज नहीं हुआ है, बिकॉज एक्चुअली इवन इफ द बिजनेस हैज डन गुड, द उसकी जो साइज थी वो इतनी ज्यादा कम थी कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसके एम्बेडेड वैल्यू पे। अब अगर हम बात करते हैं किसी निवेशक की, उसके शेयर उसने मतलब खरीदा है IPO प्राइसेस पे या IPO में अलॉटमेंट हुए, तो उस हिसाब से अगर कहें तो LIC में कोई डाउनसाइड रिस्क तो देखिए है नहीं। ठीक है। So we won't say anyone to exit the stock, and in the long term this stock has maintained some kind about from the last 7-8 years, जब से दूसरी कंपनियां आ गई हैं बिजनेस में तब से भी ये लोग अराउंड 70% ऑफ द बिजनेस अभी भी मेंटेन कर रहे हैं इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया में जैसे जैसे इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ता जाएगा LIC अपना साइज बढ़ाती ही चली जाएगी। ठीक है। और कंपनी को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्हें अपनी नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस जो है और ग्रुप इंश्योरेंस, इन पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मार्जिन उनको आता है प्रॉफिट। तो और कंपनी ने इसी बात को हाईलाइट भी किया है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये सब्सक्राइब करने के मतलब जिसने सब्सक्राइब किया है उसे हम एग्जिट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, और यहाँ से एक नई एंट्री भी अच्छी जगह पोजीशन। ओके तो फिलहाल देखा जाए तो कोई डाउनसाइड रिस्क LIC के लिए नज़र नहीं आता है, अनमोल जी हमें बता रहे हैं। तो उस लिहाज से जो निवेशित है भी IPO के टाइम से नो डाउट उनको लॉस हो रहा है, लेकिन इन लेवल्स पे एग्जिट करने की तो फिलहाल कोई ऐसी राय या तो फिर रीज़न नज़र नहीं आता है, क्योंकि डाउनसाइड नहीं है और आप चाहें तो एक फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। ये भी सलाह आपके लिए निकल के सामने आ रही है। अगर आपने IPO के समय पैसा नहीं लगाया है, शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उस लिहाज से अभी भी अगर आप लंबी अवधि का व्यू रखते हैं तो अनमोल जी हमें बता रहे हैं कि इन लेवल्स के आसपास आप फ्रेश एंट्री भी LIC के स्टॉक में करके चल सकते हैं। चलिए तो ये तो बात हुई LIC की, अब जरा बाजार के ऊपर फोकस करते हैं। सर बाजार पर आपकी क्या राय है? एक तरफ ग्लोबल रिसेशन का डर है और दूसरी तरफ कमोडिटी कीमतों में जो गिरावट हो रही है रिसेशन की वजह से ही, जिससे भारत का जो इंपोर्ट बिल है, महंगाई है और जो कंपनियों की लागत है वो कहीं ना कहीं कम होने की वजह से एक खुशी की बात भी साफ तौर पर नजर आती है। पर दूसरी ओर अगर हम देखें तो विदेशी निवेशकों के जो हाथ खींचे हैं उन्होंने अपने, खासतौर पर जो कैश सेगमेंट में उनकी ओर से बिकवाली हो रही है, उससे थोड़ी सी मायूसी भी कहीं ना कहीं हाथ लगी है। तो ऐसे में जब ये मिक्स संकेत आते हुए दिख रहे हैं तो आम निवेशक को बाजार पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ये कॉशियस रहने का समय है, जिस तरह का मूड माहौल है, दोनों तरफ ही खबरें आ रही हैं, या फिर हिम्मत करके खरीदारी करने का मौका है? जी एक्चुअली अगर आप देखें तो लास्ट कई महीनों से मतलब कई सालों से ही अगर हम देखें तो हमारे देश की SIP फ्लोज जो हैं, इनफ्लोज इनटू द मार्केट, वो बढ़ती ही चली जा रही है। और ये लगभग जो कि 5 साल पहले अराउंड 4 से 5 हजार करोड़ हुआ करती थी, वो आज अराउंड 13,000 करोड़ प्रति माह है। तो यानी कि हर महीने 13,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ रहा है फ्रॉम द SIPs। और कंपेयर टू दैट अगर हम FIIs की बात करते हैं तो उनके आउटफ्लो का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और यही हम देख भी रहे हैं कि मार्केट किसी भी किस्म का करेक्शन जब भी देख रही है 10-15%, तो वो थोड़े ही दिनों के अंदर उस करेक्शन को वापस से मार्केट स्टेबल और सपोर्ट दे रहा है। तो वी आर नॉट मतलब हम यहाँ से कोई डाउनसाइड रिस्क नहीं देख रहे हैं वैसा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मान लीजिए ये जो सारी बातें चल रही हैं रिसेशन की, यूरोप में एनर्जी हाई प्राइसेस वगैरह की, तो इसके वजह से हाँ थोड़े बहुत डिमांड में कमी आ सकती है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वगैरह इंडिया का। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिकन इकोनॉमी काफी हद तक साउंड, जैसा हम सुनने में आ रहा है, जॉब्स की डेटा जो वहां से आई है रिसेंटली वो भी काफी अच्छी आई है। तो ऐसे केस में यूरोप की एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है, और ये शायद अगले कुछ महीनों तक चल सकता है, बिकॉज अभी यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, जो 5 दिसंबर से डीजल के लिए, और कंप्लीट सैंक्शंस ऑन ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम फरवरी नेक्स्ट ईयर, तो वो जो बातें हैं
इसकी वजह से थोड़ा एक डिमांड का सिनेरियो कम रह सकता है। बट ओवरऑल अगर विंटर्स के महीने पार हो जाते हैं, इसके बाद हम अराउंड एक चांस बनेगा कि इंडिया एक नया फ्रेश हाई देखने को मिल सकता है और एक फ्रेश रैली हो सकती है। ओके। किसी भी ऐसी किस्म की रैली के दौरान हम एडवाइस करेंगे कि पहले निवेशकों को देखना होगा कि जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, जैसे कि निफ्टी 18,600 की जो ऑल टाइम हाईज थी, इसको एक बार पहले पार करके एक रैली का एक मोमेंटम बना ले, तो उसके बाद मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स उसको फॉलो करते हैं। सो दैट इज हाउ वी वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी गिरावट की या डाउनसाइड की तो कोई आशंका नज़र नहीं आती है। केवल यूरोप को अगर हम छोड़ दें, जो कि एक पेन पॉइंट है, क्योंकि एनर्जी प्राइजेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहे हैं यूरोप पर, माफ़ कीजिए, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, जो एनर्जी प्राइजेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, बाकी कोई ऐसा बहुत बड़ा चिंता की जो बात है वो नज़र नहीं आ रही है, और मार्केट हो सकता है कि बहुत जल्द जो ऑल टाइम हाई है वो भी हिट करता हुआ नजर आ सकता है। सर, जब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट बहुत जल्द ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है और पहले बड़े स्टॉक्स यानी कि लार्ज कैप्स में खरीदारी होती है, तो अभी क्या करना है? क्या अभी लार्ज कैप्स में खरीदारी करके चलें, मिड कैप्स में, या फिर स्मॉल कैप्स में? जी, ये लेवल्स जो हैं अभी मार्केट के, ये ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स में या रिस्की मिड कैप्स में पोजीशन बनाने के लेवल के नहीं है। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है इन लेवल्स पे, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप्स और सिलेक्टिव मिड कैप्स से ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल जैसे अनमोल जी ने कहा भी कि पहले बाजार में लार्ज कैप्स में खरीदारी आती है, जब मार्केट में ऑल टाइम हाई बन जाए, उन लेवल्स के आसपास मार्केट सस्टेन करें, उसके बाद हो सकता है जब मोमेंटम बनता है बाजार में, तो फिर हम देखते हैं कि जो मिड कैप्स हैं जो कि रिस्की होते हैं, और स्मॉल कैप्स, वहाँ पे कहीं ना कहीं खरीदारी का इंटरेस्ट आता है। तो उस लिहाज से अगर आपको अभी फ्रेश खरीदारी करनी है, तो आपका फोकस पूरी तरह से लार्ज कैप्स पर, यानी कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। अच्छा सर, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उन्होंने 2023 तक अमेरिकी बाजारों में कोई बड़े बदलाव ना होने का अनुमान जारी किया, यानी कि अगले एक साल में मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, जहां तक यूएस के मार्केट्स की बात है। हम भी अगर देखें तो ग्लोबली कनेक्टेड हैं, कोई दुनिया से अलग नहीं है। मार्च 2023 तक या तो फिर 2023 कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, उसके अंत तक आपका इंडियन मार्केट्स को लेकर क्या असेसमेंट है, यानी निफ्टी को लेकर आपकी क्या राय है, अगर हम मार्च 2023 तक की बात करें या फिर कैलेंडर ईयर 2023 के अंत तक की बात करें तो? जी, वैसी ही बात है जो मैंने पहले कहा कि मतलब अमेरिकी बाजार में अगर हम देखें तो इकोनॉमी वाइज वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं वैसी है। जॉब्स अच्छे खासे चल रहे हैं। ओनली द न्यूज जो हम सुन रहे हैं आए दिन, टेक कंपनीज में कुछ ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर किसी एक बड़ी टेक कंपनी, कंज्यूमर फ्रंट एंड कंपनी से 10-20 हजार लोगों को ले ऑफ किया जाता है, दैट मेक्स द चंक ऑफ लेस देन 0.1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। तो ऐसे केस में पूरे इकोनॉमी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इन ले ऑफ्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि उन्हीं एम्प्लॉइज को दूसरी जगह जॉब्स भी मिल रहे हैं। अगर हम ईस्ट एशिया की तरफ देखें तो यहाँ चाइना में जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, वो इनकी खुद की लगाई हुई कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सो ये जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज करता है और देखता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव है, वी बिलीव कि वो लोग इस किस्म की हरकत को बंद कर देंगे। सो अभी केवल अगर हम देखते हैं तो इंडियन कंपनीज ने अच्छा नंबर्स पोस्ट किया है और इकोनॉमी भी अच्छा ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, कोर सेक्टर पीएमआई डेटा भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। हमारे लिए कंसर्न की बात है अभी तो इट्स द यूरोपियन रिसेशन थिंग एंड द डिमांड, कि अगर यूरोप से डिमांड थोड़े कम हो गए विंटर्स में, तो दैट इज ओनली वन कंसर्न। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये विंटर के महीने पार हो जाए, तो इसके बाद मार्केट को किसी किस्म का वैसा नेगेटिव नहीं मिलने वाला। हाँ, एक इंटरेस्ट रेट की जो बात रह गई है, तो अभी तक में ग्लोबली सभी मार्केट एनालिस्ट यही बात मानकर चल रहे हैं कि एक या दो और रेट हाइक्स की भी बात है, जो कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है कि एक्सपेक्टेड। और उस हिसाब से कहें तो दैट्स इट। अबाउट 2023 के अंत तक शायद हम नई न्यू हाइज देख सकते हैं बेंचमार्क इंडाइसेस।
ठीक है, तो 2023 के अंत तक नए हाइज निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। केवल यूरोप एक दिक्कत की बात है। यूएस में हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां जरूर अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल रही हैं, लेकिन जिस तरह से जॉब्स मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको भी नौकरियां मिल रही हैं, ऐसा अनमोल सर हमें बता रहे हैं। और इंडिया की भी जहाँ तक बात है तो यहाँ पे भी मूड माहौल काफ़ी बेटर है, मैक्रोस अच्छे हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, यानी कि महंगाई में कमी हो रही है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बाजार के लिए फिलहाल कोई बड़ी चिंता की जो विषय है, जो चिंता की बात है, वो तो फिलहाल के लिए नजर नहीं आती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो एलआईसी और शेयर बाजार पर खास चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अनमोल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। सर, ये सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम अपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं एक एक करके जो हमारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जो पहला सवाल हमें मिला है वो दिल्ली से साकेत पांडे ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। पिछले साल नवंबर में साकेत जी को पेटीएम के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट हुआ था, उनको एक लॉट मिला था, यानी उनकी जो खरीद कीमत है वो 2150 रुपए की है। इशू प्राइस से शेयर में करीब 80% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। इस हफ्ते काफी खराब खबरें आई हैं इस कंपनी को लेकर, जिस वजह से शेयर 450 रुपए के आसपास के जो ऑल टाइम लो लेवल्स हैं वहां तक भी लुढ़क गया था। साकेत जी इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए, और कोई फ्रेश एंट्री अगर सोच रहा हो इस शेयर में करने के बारे में कि शेयर अपने इशू प्राइस से 80% नीचे आ रहा है, आ चुका है, तो उसके लिए क्या राय होगी, और जो फंसा हुआ है आईपीओ के टाइम से उसके लिए भी क्या राय होगी? देखिए, जो आईपीओ के टाइम से फंसा हुआ है, अब तो उनके लिए ये काफी लेट टाइम है किसी किस्म का कॉल लेने का, बिकॉज ये कंपनी अब एक इवेंटफुल सिनेरियो पर बेस हो गई है। किसी भी किस्म की पॉजिटिव न्यूज से कंपनी के शेयरों में हम थोड़ी बहुत रैली देखते हैं, 10-20%, और उसके बाद फिर किसी किस्म का नेगेटिव न्यूज आता है तो ये वापस से नीचे चला जाता है। और अभी जो इसके लिए हम सोचते हैं कि अगर किसी बड़ी बैंकिंग कंपनी ने या किसी फिनटेक ने इसमें कोई स्टेक लिया तो ये इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगा, और ऐसे किसी न्यूज से ये वापस से ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उसके लिए ये एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। एंड फॉर एनीवन हु हैज सब्सक्राइब्ड फ्रॉम द आईपीओ टाइम्स, उनके लिए मैं तो कहूंगा कि आई थिंक ये ऑलरेडी अब काफी ज्यादा लो लेवल पर है, एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ एन एवरेजिंग ऑन दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक इज विल नॉट बी एडवाइजेबल। तो इसलिए या तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा टाइम, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफी टाइम वेट किया है। सो ऐसा नहीं है कि आपको इसके रिस्क का पता मतलब समझ में नहीं आया होगा खुद में कि इससे किस टाइम में निकल सकते हैं या कब प्रॉफिट या लॉस बुक करना था। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर छोटी अवधि का व्यू है तो अलग राय है, और अगर आप लंबी अवधि का व्यू रखे हुए हैं तो आपके लिए अलग राय है। अगर आपने आईपीओ के टाइम से इस शेयर को होल्ड किया हुआ है तो आपको होल्ड करते रहना चाहिए, एवरेज करने की तो सलाह नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी इवेंटफुल स्टॉक है, यानी कि जैसी जैसी खबरें आती हैं वैसे ही स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं, ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है आपका, तो आपके लिए हो सकता है कि जब कोई अच्छी खबर आए तो यहाँ से अच्छी खासी मीनिंगफुल अपसाइड भी स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ही आप इस शेयर में उतरें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है ये स्टॉक जहाँ तक पेटीएम की बात है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूं सर, ये देहरादून से प्रकाश बहुगुना जी ने हमें ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने इसी साल जुलाई में वेदांता के 50 शेयर खरीदे थे, 254 रुपए ये इनका एंट्री प्राइस है। अब ये शेयर 308 रुपए के ऊपर आ चुका है, यानी प्रकाश जी को इसमें काफी फायदा होता हुआ दिखा है। हाल में इस कंपनी ने 17.5 रुपए प्रति शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। तो इसका फायदा उठाने के बाद क्या उन्हें शेयर से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या अभी बने रहें? वेदांता ने कल ही अपने तीसरे इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, 19 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर का, और इसके साथ ही इस साल के उनके तीनों डिविडेंड्स मिलाकर अराउंड 68 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। तो और स्टॉक ऑलरेडी काफी बीटन डाउन हो चुका है अपने हाइज से, बिकॉज मेटल्स में हमने काफी प्राइसेस का क्रैश देखा लास्ट के एक से 1.5 क्वार्टर में राउंड। बट अभी विंटर्स के टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटल्स में थोड़ी बहुत प्राइसेस में अपवर्ड मूव देख सकते हैं, और इसका थोड़ा रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस पर भी आएगा। तो वी बिलीव कि वेदांता थोड़े टाइम और होल्ड कर सकता है कोई अगर, तो आफ्टर द विंटर्स, बिकॉज सप्लाई साइड रिस्क थोड़े बहुत आते हैं विंटर्स में, चाइना वगैरह में भी।
तो उस हिसाब से वेदांता को होल्ड कर सकते हैं, से अबाउट 15 to 20% ऑफ मोर गेन्स। ठीक है, 15 से 20% का और आप मूव वेदांता के स्टॉक में आ सकता है। तो प्रकाश जी, आपके लिए राय ये है कि आप इसे होल्ड कीजिए, कम से कम इस वित्त वर्ष के लिए, यानी कि मार्च 2023 तक तो आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड, क्योंकि विंटर में डिमांड बढ़ती है मेटल्स की, उसका फायदा कहीं ना कहीं स्टॉक को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तीसरा सवाल हमें मिला है पटना बिहार से गरिमा सिंह जी की ओर से। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने सर पिछले साल दिसंबर में डेल्टा कॉर्प के 100 शेयर खरीदे थे, 252 रुपीज़ ये उनका एंट्री प्राइस था। अप्रैल में शेयर 340 रुपये के आसपास का जो 52 वीक हाई है वो भी टच कर गया था, लेकिन गरिमा जी उन लेवल्स के आसपास इस शेयर को बेच नहीं पाई थी। इनफैक्ट उन्होंने अपना जो व्यू है उसे होल्ड करके रखा। पर अभी फिलहाल देखें तो गेमिंग सेक्टर पर जीएसटी बढ़ाकर 28% किए जाने की जो आशंका है, उससे कहीं ना कहीं जितने भी गेमिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई होती हुई दिखी है, और ये स्टॉक भी आप देखें तो हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो अब गरिमा जी का सवाल ये है कि अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, जो हायर लेवल से करेक्शन हो चुका है, उसके बाद रणनीति क्या होनी चाहिए उनकी? देखिए, डेल्टा कॉर्प का जो बड़ा रेवेन्यू पार्ट है उसमें कसिनो बिजनेस जो है गोवा वगैरह की, तो वो है। और अभी लास्ट के 2 सालों से जो कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे, इसके बाद ये पहला साल होगा जब डेल्टा कॉर्प बिना किसी कोविड रिस्ट्रिक्शंस के गोवा में इन फेस्टिव सीजन में के दौरान अच्छी बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में भी अराउंड 3 से 6 महीने के अंदर आपको थोड़ी अच्छी खरीदारी देख सकते हैं, और अराउंड प्राइसेस भी उसी हिसाब से लास्ट ईयर के जैसे लेवल्स पे वापस से जा सकते हैं। तो आप मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए? जी हाँ, ठीक है। तो ये गरिमा जी तीसरे और चौथे क्वार्टर में अच्छा बिजनेस करता है इस सोच के साथ। ठीक है। तो गरिमा जी, आपके लिए राय ये है कि ये जो साल की दूसरी तिमाही यानी कि तीसरी और चौथी तिमाही होती है, वो अक्सर इन गेमिंग कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी समझी जाती है, तो उस लिहाज से इनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं, तो उस लिहाज से अपसाइड की गुंजाइश है, इसलिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें। आपके लिए शायद यही बेहतर रणनीति होगी। चौथा सवाल हमें मिला है बीकानेर राजस्थान से संजीव मेहरा जी की ओर से। उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर ये सवाल शेयर किया है। सर, संजीव जी ने पिछले साल अक्टूबर में यूपीएल के 25 शेयर खरीदे थे 704 रुपए के भाव पर। हाल में इस कंपनी ने अपने एक पेटेंटेड प्रोडक्ट एवरेज से जुड़े कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला जीत लिया है। उस वजह से शेयर में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला भी है। शेयर 770-771 रुपए के आसपास अवेलेबल है, यानी अब संजीव जी को कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। वो जानना चाहते हैं कि शेयर से क्या बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि अब वो मुनाफे में आ गए हैं? इस शेयर के लिए एक्चुअली यूपीएल एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मर है, और अगर इसे हम फंडामेंटली देखें तो ये लगातार अपनी बिजनेस अच्छी खासी बढ़ाते रहा है हर साल दर साल, और न्यू केपेक्स वगैरह भी इसके जारी रहते हैं। और जो तीसरा और चौथा क्वार्टर है, ये इसके बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट करता है फ्रॉम द केमिकल साइड। तो उस हिसाब से यूपीएल इस साल भी एक अच्छा मतलब प्रॉफिट पोस्ट करने की उम्मीद है, और मैं कहूंगा कि इसे अराउंड 850 रुपए से ऊपर के भाव पर ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है। तो संजीव जी, ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मर रहा है स्टॉक, आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको मुनाफा वसूली करनी है तो अनमोल जी आपको राय ये दे रहे हैं कि आप 850 रुपये के आसपास का लेवल का वेट करें। ये लेवल पे या इसके ऊपर ही अपने जो मुनाफा वसूली का मन है, जो इरादा है, वो आप बना के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छी अपसाइड स्टॉक में और भी देखने को मिल सकती है। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हुई चर्चा से हमारे दर्शकों की जानकारी तो बड़ी होगी और उन्हें अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? इन स्टॉक्स में हमारी कोई होल्डिंग्स नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस।